अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड इवनिंग। होप सो लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग यूरिनरी रिटेंशन, आपने उसको रिवाइज किया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पेशेंट विद अ शॉक। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि शॉक क्या चीज़ है। उसकी हम पैथोलॉजी देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे और बाकी जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो आई थिंक आपने सब तंजील के साथ डिस्कस कर ली होगी कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है। वी आल्सो डिस्कस रिगार्डिंग मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। वी आल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक, लाइक कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, हाइपोग्लिमिक शॉक हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो सकता है, न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। तो इनकी हम वन बाई वन इनकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब आपको पता होगा कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर की समझ है, आप लोगों की ब्लड प्रेशर की समझ आ जाएगी तो आपको जो शॉक है उसको अंडरस्टैंड करना वेरी इजी हो जाएगा। तो वी कैन डिफाइन एज द ब्लड प्रेशर एज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल बाय द ब्लड। आई थिंक ये डेफिनेशन आप लोगों ने ही मुझे बताई थी, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि वो प्रेशर ऑफ द ब्लड जो कि ब्लड वेसल के ऊपर ब्लड एक्सर्ट कर रहा होता है। अब ये प्रेशर बेसिकली आ कैसे रहा होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा हाउ टू नो होगा तो हमें जो शॉक है उसको समझने में आसानी हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर को तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये एक प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है जो आप ब्लड अपनी ब्लड वेसल के ऊपर एक्सर्ट कर रहा होता है। लेकिन ये बन कैसे रहा होता है, क्वेश्चन इज दैट। तो बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है ना, मेनली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यस एग्जैक्टली यू आर राइट कि फोर्स एक्सर्टिंग बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स, डेफिनेटली यस। लेकिन ये फोर्स बनती कैसे है, अब इसके लिए हमें दो चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी हैं। पहली जो चीज़ है वो एक कार्डियक आउटपुट है, दूसरी चीज़ है पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। अगर ये दो चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, ओके, वन इज कार्डियक आउटपुट, द सेकंड चीज़ इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर ये दो चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहेगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस नॉर्मल रहेगी, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये मेंटेन रहेगा। अब एक पेशेंट है वो शॉक में कब जाएगा, शॉक इसका मतलब है कि देयर इज ए कंडीशन ऑफ हाइपोपरफियन। अब आप सोचिएगा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप, होप सो ठीक होंगे। अच्छा, अब ये सोचिएगा कि ये जो शॉक है ये कंडीशन ऑफ हाइपोपरफियन है। आप लोगों ने पहले होप्सो के सर के साथ डिस्कस किया होगा इन डिटेल, लेकिन हम रिलेटेड टू पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि शॉक की एक कंडीशन है हाइपोपरफियन की। तो हम हाइपोपरफियन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाइपोपरफियन बेसिकली क्या चीज़ है। हम ये कह सकते हैं कि उस एरिया तक ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो ब्लड सप्लाई जब कम होएगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होएगी, ओके बेटा स्लाइड चेंज हो जाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिव्यू कर रहा हूँ कि हमने एक शॉक को डिस्कस करना है। तो शॉक जब डिस्कस होगा तो उससे पहले हमें एक बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज़ शॉक। तो शॉक होगा कैसे, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में बता रहा हूँ कि शॉक में ब्लड प्रेशर जो लो हो रहा होता है, इसकी वजह से शॉक हो रहा होता है, वो कैसे होता है, उसको एक नॉर्मली आपके लिए अंडरस्टैंड करना आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप शॉक को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ओके, तो हम बात कर रहे थे हाइपोपरफियन की। शॉक के अंदर हाइपोपरफियन होती है। आप लोगों ने मोस्टली जब भी शॉक को डिफाइन किया होगा तो उसमें वर्ड यूज़ किया होगा कि देयर इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोपरफियन, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई डेफिनेटली। तो जब हाइपोपरफियन की कंडीशन होती है तो ये ज़हन में ज़रूर आएगा कि वो वहाँ तक जो ऑक्सीजन पहुँच रही होती है, वहाँ तक जो न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहे होते हैं, ये जो टिश्यू पे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन एक्सक्रीट आउट करवा रहा होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि वो जितनी भी एलिमिनेशन हो रही होती है या वहाँ तक जो न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहे होते हैं वो बेसिकली ब्लड पहुँचा रहा होता है। गॉट इट। तो अगर ब्लड सप्लाई उस एरिया तक कम हो जाएगी किसी वजह से, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कंडीशन ऑफ हाइपोपरफियन एग्जिस्ट कर रही है, डेफिनेटली कहेंगे। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, वालेकुम अस्सलाम बेटा, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है तो ऑक्सीजन पहुँचा कौन रहा था, ब्लड पहुँचा रहा था। अब अगर हम ये कह देते हैं कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो आप ये कहेंगे कि सर देयर इज ए कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन, राइट, कि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कम हुई है। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उस तक ऑक्सीजन कम पहुंची है, ऑक्सीजन कम पहुंची है तो कंडीशन ऑफ हाइपोपरफियन एग्जिस्ट करना शुरू हो गई है। ओके,
तो अब अगर आप कहेंगे कि ब्लड सप्लाई कम पहुंची है, तो वी कैन आल्सो से कि देयर इज ए कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन, क्योंकि जब हाइपोटेंशन होएगी तो इस एरिया तक ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट। अब ये जो हाइपोपरफियन है, ये जो हाइपोटेंशन है, ये कैसी होएगी? अब आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, मेनली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब वो दो चीज़ें क्या है? वन इज कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, कि एक मिनट के अंदर जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं ये कार्डिक आउटपुट है। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है? अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो है कि जिसमें जो ब्लड वेसल है उनके बेटा ये एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर स्लाइड की बहुत जल्दी है तो ये ले स्लाइड मूव कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिसमें आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली शॉक कैसे होगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कार्डिक आउटपुट की। तो ओके, वी विल डिस्कस दीज ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड। वी विल डिस्कस अबाउट के हाइपोपरफियन कैसे होगी, हाइपोटेंशन कैसे होगी। इन टुडे लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट द to develop and understanding and definition of pathophysiology of the shock, identify pathophysiological responses to shock, to develop a systemic approach. These are objectives. इसके अलावा हमने जो अंडरलाइंग ट्रीटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है, कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेप्सिस और सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक क्या है और सेप्सिस क्या है। ओके, इसके अलावा हमने हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में डिस्कस करना है, इसकी मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना है, इसी तरह कार्डियोजेनिक शॉक की पैथोफिजियोलॉजी और उसकी मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और इंस्टेड ऑफ दैट हम एनाफिलेक्टिक शॉक को भी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं और इसकी मेडिकल मैनेजमेंट के रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है। सेम कंडीशन विद द एवरी शॉक, चाहे वो न्यूरोजेनिक शॉक है, चाहे वो हाइपोवोलेमिक शॉक है, चाहे वो कार्डियोजेनिक शॉक है, चाहे वो एनाफिलेक्टिक शॉक है, चाहे वो सेप्टिक शॉक है, कोई भी शॉक है तो उसकी हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, उसके साथ उसकी मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि मेडिकली उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ओके, तो वी कैन डिफाइन कि ए फिजियोलॉजिकल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट सिस्टेमिक रिडक्शन इन टिश्यू परफियन। अब ये जो रिडक्शन इन टिश्यू परफियन है इसको हम हाइपोपरफियन भी कह सकते हैं, रिजल्टिंग इन डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी। डेफिनेटली जो एरिया तक ऑक्सीजन डिलीवरी कम पहुंचेगी, इनसफिशिएंट रिमूवल ऑफ सेलुलर बेस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स और रिजल्टिंग इन टिश्यू इंजरी। ओके, तो अब हम आ जाते हैं उस ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा था कि ब्लड प्रेशर जैसे आप लोगों ने भी डिफाइन किया कि ये एक फोर्स होती है जो एक्सर्ट कर रहा होता है ब्लड अपनी ब्लड वेसल्स के ऊपर। गॉट इट। अब ये जो फोर्स है ये डेवलप कैसे हो रही होती है? बेसिकली इसके लिए ब्लड प्रेशर जो है मेनली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। पहली जो चीज़ है वो कार्डिक आउटपुट है। ओके, वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह ऑन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस आल्सो, डोंट वरी। ओके, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? वैसे ये आज 17 लोग हैं, लास्ट क्लास में 26 थे, तो ये डे बाई डे कम क्यों होते जा रहे हैं? एनी हाउ, अपना नुकसान कर रहे हैं, आपको यूएचएस मुश्किल क्रिएट कर देगी आपके लिए। एनी हाउ, तो हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर मेनली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वन वाज कार्डिक आउटपुट, अदर इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब हमें कार्डिक आउटपुट का तो पता चल गया कि वो ब्लड जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मिनट में इजेक्ट हो रहा होता है उसको हम कह रहे होते हैं कि ये कार्डिक आउटपुट है। ओके, अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है? अब बेसिकली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, उसके अंदर जो ब्लड वेसल है उनके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। अब अगर वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होएगी तो अल्टीमेटली हमारी जो वेनस रिटर्न है वो मेंटेन नहीं होएगी। ओके, अगर इस वेनस रिटर्न मेंटेन नहीं होएगी तो अल्टीमेटली हमारी जो कार्डिक आउटपुट है, जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, वो नॉर्मल नहीं रहेगा। ओके, जब हम बात करते हैं शॉक की, तो शॉक की कंडीशन ऑफ हाइपोपरफियन या रिडक्शन इन टिश्यू परफियन। अब ये रिडक्शन ऑफ टिश्यू परफियन कैसे होती है? रिडक्शन ऑफ टिश्यू परफियन तब होएगी जब देयर इज ए कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन, कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है। अब ब्लड प्रेशर कैसे कम होएगा? हो सकता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस नॉर्मल नहीं रहेगी, हो सकता है कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी थी जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो बॉडी के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। इसके अलावा सर्टेन कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, जिसमें आपका रीनल सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, जिसमें आपका हार्ट इटसेल्फ मैनेज कर रहा होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मैनेज कर रहा होता है।
हो सकता है इन्होंने कंपनसेटरी मैकेनिज्म इनके थ्रू एक्टिवेट ही नहीं हुए किसी वजह से। जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होंगे तो स्पेशली जो वेनस रिटर्न है दैट विल बी डिक्रीज। अगर वेनस रिटर्न कम होएगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या चीज़ है कि स्ट्रोक वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल पर बीट, कि एक बीट के साथ जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट हो रहा होता है उसको हम कह रहे होते हैं कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। ओके, अब जितना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होएगा उतनी ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होएगी। अब स्ट्रोक वॉल्यूम के पीछे वेनस रिटर्न है। अगर वेनस रिटर्न कम होएगी, वेनस रिटर्न वो ब्लड जो कि जनरल सर्कुलेशन के बाद या सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद राइट एट्रियम का हिस्सा बन रहा होता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना के वजह से राइट एट्रियम आपकी हार्ट के अंदर ड्रेन हो रहा होता है, दैट इज नोन एज वेनस रिटर्न। अगर किसी वजह से वेनस रिटर्न कम हो गई है, जब वेनस रिटर्न कम होएगी तो क्या होगा कि अल्टीमेटली वो जो नॉर्मल फिलिंग ऑफ चैम्बर्स थी, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स थी, जो नॉर्मली वो ब्लड कंटेन कर रहे थे वो कंटेन नहीं होएगा। अगर नॉर्मली वो फिलिंग नहीं होएगी तो उसके रिजल्ट में जो इजेक्शन ऑफ ब्लड है फ्रॉम द वेंट्रिकल्स दैट विल आल्सो बी रिड्यूस। अगर वो कम होएगी तो अल्टीमेटली वी कैन से कि देयर इज रिडक्शन इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा उसके रिजल्ट में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगी। अगर कार्डियक आउटपुट कम होएगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर कम होएगा। अब ब्लड प्रेशर कम होएगा तो द कंडीशन एग्जिस्ट, कौन सी कंडीशन है, हाइपोटेंशन की कंडीशन है। अब हाइपोटेंशन की कंडीशन है तो आप जो टिश्यू है वहां तक क्या चीज जा रही है, ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, लेकिन लेके क्या चीज जा रही है, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है। तो वहाँ के जो वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अगेन ब्लड के थ्रू एलिमिनेट हो रहे हैं। तो अगर उस एरिया तक ब्लड सप्लाई कम जाएगी, ओके विल रिपीट श्योर, अगर उस एरिया तक ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो डेफिनेटली ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो गई है, और वहाँ के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो तो एक नॉर्मल एबिलिटी के साथ नॉर्मल उनकी प्रोडक्शन होती जा रही है, उसके अंदर तो रिडक्शन है ही नहीं। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अगेन ब्लड एलिमिनेट करवा रहा होता है। अगर उस एरिया तक ब्लड कम पहुँचेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। दूसरा, जो वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ से प्रोड्यूस हो रहे थे वो एलिमिनेट नहीं होंगे। अगर वो एलिमिनेट नहीं होंगे तो उसी एरिया के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो अकमुलेट होंगे तो उस एरिया के अंदर टिश्यू इंजरी होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दें तो जैसे ही वेनस रिटर्न कम होएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, कार्डियक आउटपुट कम होएगी, कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन एग्जिस्ट कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होएगा तो टिश्यू तक ऑक्सीजन डिलीवरी कम होना शुरू हो जाएगी, या वी कैन से कि टिश्यू तक ऑक्सीजन या टिश्यू तक जो ब्लड है वो कम पहुंचेगा। जब ब्लड कम पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मली टिश्यू के अंदर एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। अब ये जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन है ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होती है और जो सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने एलिमिनेट होना होता है। जब वो एलिमिनेट नहीं होंगे तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक मेटाबॉलिज्म है, जब वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेगी, ग्लूकोज नहीं पहुँचेगी, that will be converted into anaerobic metabolism as well as anaerobic respiration। अब ये anaerobic क्या करेगी, वहाँ पे एसिडोसिस काज करना शुरू कर देगी, और उसके साथ जो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप पड़े होते हैं, वो उनकी डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खत्म होना शुरू हो जाएगी। जब सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खत्म होएगी तो उसके रिजल्ट में जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप थे उनकी डीनर्वेशन होना शुरू हो जाएगी, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अब सोडियम पोटाशियम एटीपीएस अगर पंप की डीनर्वेशन होती है या खत्म होते हैं तो एट द एंड क्या होगा, वो जो टिश्यू थी वो इंजर होना शुरू हो जाएगी, टिश्यू इंजरी होनी शुरू हो जाएगी, टिश्यू की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये जो ब्लड प्रेशर है इसको नॉर्मल मेंटेन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और शॉक कब होएगा, जब कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन एग्जिस्ट करेगी। ओके, इंटीग्रिटी मीन के सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल वॉल पड़ी होती है, ये सेल मेम्ब्रेन पड़ी होती है, उसने अपना नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करना होता है। ओके,
तो जब वो नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन नहीं कर सकेगी, सेल स्वेल होना शुरू हो जाता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पड़ा होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एटीपी को प्रोड्यूस कर रहा होता है। एटीपी जब जनरेशन नहीं होएगी तो उसके रिजल्ट में जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, वो रैप्चर होना शुरू हो जाएगी। जब सेल मेम्ब्रेन रैप्चर होएगी तो उसके बाद उसके साथ उसके ऊपर सोडियम पोटाशियम एटीपीज पंप पड़े होते हैं, वो खराब हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर की चेंजेस में क्या हो सकता है, पिक्नोसिस हो सकती है, कैरियोएक्सिस हो सकती है, कैरियोलाइसिस हो सकती है, कि वो जो न्यूक्लियस है उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो दैट वाज ए लिटिल बिट रिव्यू, जो कि आप लोगों को ऑल्सो कुछ समझ आ गया होगा कि आपने शॉक में डिस्कस क्या चीज़ें करनी हैं। तो दूसरी अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज टिश्यू परफियन एंड इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कि जब टिश्यू परफियन कम होएगी या सेलुलर, उसके रिजल्ट में जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है दैट विल बी इम्पेयर्ड। ओके, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा क्या, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में ये होगा कि नॉर्मली जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उसको एरोबिक मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म में जो ऑक्सीजन है ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन आ रही होगी, नॉर्मली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इलिमिनेट हो रहे होते हैं। तो जब ऑक्सीजन ही उस एरिया तक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंचेगी तो दैट एरोबिक मेटाबॉलिज्म विल बी कन्वर्टेड इनटू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। अब एनारोबिक का मतलब है कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ के जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो तो अकमुलेट हो रहे हैं, वो तो इलिमिनेट ही नहीं होंगे। जब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स इलिमिनेट नहीं होंगे तो वो सेल के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब सेल के अंदर अकमुलेट होंगे तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज पड़ी होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मेनली उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा होता है जो कि एटीपी जनरेट कर रहा होता है, और मेन जो कंट्रोल सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। अब जैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर अकमुलेट होते हैं तो सेल के बाहर एक कवरिंग होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन ने सेल के अंदर जितनी भी सस्पेंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको सस्पेंड करके रखा होता है, उनको एक नॉर्मल शेप प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब जैसे सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स अकमुलेट होंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करना शुरू कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ा देती हैं। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ेगी, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट कर रहा होता है। अब एटीपी क्या करती है, एटीपी बेसिकली सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को मेंटेन कर रही होती है। अब जब एटीपी प्रोडक्शन नॉर्मली नहीं होएगी या कम होएगी तो वो जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप हैं वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेंगे। नॉर्मल फंक्शन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसका इफेक्ट जो न्यूक्लियस अंदर पड़ा है न्यूक्लियस के ऊपर पड़ेगा। अब न्यूक्लियस के ऊपर पड़ेगा तो जो न्यूक्लियस है उसकी भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, उसकी कैरियोएक्सिस हो सकती है, कैरियोलाइसिस हो सकती है, पिक्नोसिस हो सकती है। ठीक है, तो ये हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि ये चेंजेस कैसे आएंगी। अब तीसरी जो डेफिनेशन है उसमें है इम्बैलेंस बिटवीन O2 एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड डिमांड। अब ये क्या है, सप्लाई और डिमांड मिसमैच हो गई है। मैं अक्सर क्लास में एक एग्जांपल देता था कि आप लोग कहते हैं कि सर हमें 10 रुपीज़ चाहिए, मैं कहता हूँ मेरे पास 5 रुपये हैं। तो अब बेसिकली सप्लाई और डिमांड में क्या है, मिसमैच आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो डिमांड है वो 10 है, मेरे पास 5 रुपये हैं। अगर मैं आपको कहूँगा कि 5 रुपये में ही गुजारा करना है तो आप क्या करेंगे, अपनी जो चीज़ें हैं उनको श्रिंक करना शुरू कर देंगे। तो सेल क्या करता है बेसिकली, जब इसकी जो सप्लाई और डिमांड मिसमैच होती है तो सेल के अंदर श्रिंकेज आना शुरू हो जाती है, सेल के अंदर एट्रोफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो सेल क्या करता है, अपना साइज को डिक्रीज करना शुरू कर देता है ताकि उसकी जो डिमांड है वो फिल नहीं हो रही। तो इसी तरह जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है ना, तो सेल क्या करता है, अपने अंदर एट्रोफिक चेंजेस लेके आता है। एट्रोफिक चेंजेस में अपना साइज कम करता है। जैसे ही साइज कम करेगा तो उसके रिजल्ट में एक प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अडाप्टेशन। अब ये जो अडाप्टेशन का प्रोसेस है ये इंजरी और नॉर्मल सेल के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब सेल ट्राई कर रहा होता है कि मैं अडाप्टेशन की तरफ जाऊँ, कि ये जो चेंजेस आ रही हैं, ये जो मेरी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, मैं अडाप्टेटिव चेंजेस लेके आऊँ, अपने अंदर अडाप्टेशन लेके आऊँ। तो ये अडाप्टेशन के रिजल्ट में, ये अडाप्टेशन एक ऐसी स्टेज होती है जो कि इंजरी और नॉर्मल सेल के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती है। तो सेल इंजर होने से पहले अडाप्टेशन की तरफ लेके आ रहा होता है अपने आप को। तो जब अडाप्टेशन की एबिलिटी भी लॉस कर बैठता है तो उस टाइम सेल के अंदर इंजरी होना शुरू हो जाती है, सेल इंजर होता है। तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं कि जब सेल की इंजरी हो जाती है तो हम कह देते हैं कि
द पेशेंट इज इन द शॉक। तो पहली जो कंडीशन है उसमें मेनली डिपेंड कर रहा होता है ब्लड प्रेशर के ऊपर। जब ब्लड प्रेशर कम होएगा तो पेशेंट शॉक में जाएगा। अब ब्लड प्रेशर किसी वजह से भी कम हो सकता है। अब किसी वजह में कौन कौन सी वजह हो सकती हैं? पहली कंडीशन ये है कि वो हो सकता है हाइपोवोलेमिया की कंडीशन थी, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट थी, लेकिन उसके साथ कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी एक्टिवेट हो रहे होते हैं। अब ये जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं बेसिकली ये तीन तरह से जो पेशेंट है वो कंपनसेट करवा रहा होता है। अब वो कौन से कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं? पहला जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो आपका इटसेल्फ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट रेट कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। दूसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऑक्सीजन की डिलीवरी ज़्यादा चाहिए होगी। डेफिनेटली एक पेशेंट अगर शॉक की कंडीशन में है तो उसको ऑक्सीजन डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी। अब ये हाइपोवेंटिलेशन या हाइपरवेंटिलेशन से मेंटेन कर रहा होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्गन किडनी है। किडनी क्या करता है? रास सिस्टम के थ्रू, रास सिस्टम ऑल्सो हमने रीनल फेलियर के अंदर भी डिस्कस किया था कि ये क्या करता है, रास सिस्टम पे सोडियम और वाटर को रिटेन करवाना शुरू कर देता है। दूसरा एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन की एक्टिवेशन हो जाती है। तीसरी अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करें तो लीवर भी टेक पार्ट कर रहा होता है। इसके अलावा स्प्लीन भी टेक पार्ट कर रहा होता है। अब जब हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होती है तो स्प्लीन इटसेल्फ 350 ml ब्लड कंटेन कर रहा होता है, तो वो भी जब हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होती है तो अपना ब्लड को डोनेट कर देता है। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन किया जा रहा होता है। अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन होएगा पेशेंट शॉक की कंडीशन से बच जाता है। ओके, वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ शॉक एंड स्टेजेस ऑफ द शॉक। तो नेक्स्ट हम स्टेजेस ऑफ शॉक भी डिस्कस कर लेते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि शॉक है क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है। ओके, तो अगर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएं तो शॉक रिजल्ट्स फ्रॉम एन इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ द बॉडी सेल विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डेफिनेटली जब ऑक्सीजन सप्लाई या ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो उसके रिजल्ट में इनएडिक्वेट परफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, यानी हाइपोपरफ्यूजन की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। लो ब्लड प्रेशर हाइपोपरफ्यूजन की कंडीशन को एग्जिस्ट कर देता है। ओके, अडाप्टेशन इज अ स्टेज एग्जिस्ट बिटवीन इंजरी एंड नॉर्मल सेल। ओके, कि एक ऐसी कंडीशन, अडाप्टेशन एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी स्टेज है जो कि नॉर्मल सेल और इंजरी के दरमियान एग्जिस्ट करती है। ओके, गुड। तो इस विच मीन्स के सिस्टेमिक इम्बैलेंस बिटवीन O2 सप्लाई एंड डिमांड विच लीड्स टू, अगर हम सप्लाई और डिमांड की बात करें, अगेन मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे रहा था कि आप लोग कहते हैं कि सर हमें 10 रुपये चाहिए, मैं कहता हूँ मेरे पास 5 रुपये हैं, तो आप 5 रुपये से अपनी जो नीड है उसको फुलफिल करेंगे तो आप अपनी चीज़ों को कम करना शुरू कर देंगे। लाइक आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है उसको कम करेंगे। तो इसके रिजल्ट में अब यहाँ पे देखिएगा कि सिस्टेमिक इम्बैलेंस बिटवीन O2 सप्लाई एंड डिमांड विच लीड्स टू क्या होगा कि सेलुलर डिसफंक्शन और डैमेज होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली जो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था तो उसके फंक्शन के अंदर डिसफंक्शन चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे चेंजेस आएंगी तो सेल क्या करेगा? डैमेज की तरफ जाएगा, इंजरी की तरफ जाएगा। ओके, दूसरा ऑर्गन डिसफंक्शन एंड डैमेज। अब अगर हम बात करें कि एक ऐसा पेशेंट जो कि शॉक की स्टेज में था और वो अपना शॉक का लेवल मेंटेन नहीं कर सका तो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो फेलियर होना शुरू हो जाएंगे, और उस कंडीशन को हमने मोड्स कहा है, MODS, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर सिंड्रोम होता है। इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टिश्यू परफ्यूजन इज ड्रिवन बाय द ब्लड प्रेशर। अब शुरू में मैं आपको लोगों को पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा था दैट वाज ब्लड प्रेशर। ओके, और जब बेटा सप्लाई और डिमांड मिसमैच होएगी तो डेफिनेटली सेल के अंदर एट्रॉफिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। सेल अपना साइज कम कर देगा, श्रिंक करना शुरू कर देगा, एट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी, और उसके रिजल्ट में जैसे एट्रॉफी होएगी तो सेल के अंदर अडाप्टेशन का लेवल आ जाएगा, अडाप्टेशन की स्टेज आना शुरू हो जाएगी। अब अडाप्टेशन क्या है? अगेन आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसी स्टेज है जो कि नॉर्मल सेल और इंजर बिफोर इंजरी या इंजरी होने से पहले सेल के दरमियान जो स्टेज एग्जिस्ट कर रही होती है उसको अडाप्टेशन कहा जाता है। अगर हम लास्ट लाइंस देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि टिश्यू परफ्यूजन इज ड्रिवन बाय ब्लड प्रेशर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहेगा तो उसके रिजल्ट में हमारी टिश्यू परफ्यूजन नॉर्मल रहेगी। अगर ब्लड प्रेशर कम होएगा तो अल्टीमेटली टिश्यू परफ्यूजन कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जो ब्लड प्रेशर है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। When the blood flow pressure and O2 supply to the cells are too low, there will be a shock. Definitely हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जब ब्लड सप्लाई कम होएगी, ब्लड प्रेशर कम होएगा, ब्लड सप्लाई कम होने के रिजल्ट में, ब्लड प्रेशर कम होने के रिजल्ट में वहाँ पे क्या होगा कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होना शुरू हो जाएगी।
उसके रिजल्ट में आर्गन फेलियर हो सकता है, आर्गन डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएंगे, आर्गन डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये लीड करता है शॉक की कंडीशन को। होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना। ओके, अब इसका अगर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस देखा जाए, हम पहले बात कर रहे थे कि हाइपोपरफियन। अब देखिएगा हाइपोपरफियन हाइपोक्सिया को लीड कर रही है। अब हाइपोपरफियन क्या है कि उस एरिया तक ब्लड सप्लाई कम हुई है। कैसे कम हुई है? हो सकता है कि हाइपोटेंशन की कंडीशन थी, हो सकता है कि कार्डियक आउटपुट कम थी, हो सकता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई है। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो या कार्डियक आउटपुट कम हो, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा होता है? अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट के ऊपर, उसका इफेक्ट अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर के ऊपर पड़ रहा होता है। अब जैसे ब्लड प्रेशर कम होएगा तो कंडीशन एग्जिस्ट करेगी हाइपोपरफियन की। अब हाइपोपरफियन जब ब्लड सप्लाई कम होएगी तो अल्टीमेटली उसके अंदर जो ऑक्सीजन आ रही थी उसकी भी कमी होना शुरू हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी टिश्यू लेवल के ऊपर होएगी तो वी कैन से कि हाइपोक्सिया एग्जिस्ट कर रहा है। तो हाइपोपरफियन लीड कर रही होती है हाइपोक्सिया को। हाइपोक्सिया क्या करता है? एनारोबिक सेलुलर मेटाबॉलिज्म या एनारोबिक रेस्पिरेशन को लीड कर रहा होता है। अब मैं पहले भी आप लोगों को बता रहा था कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक मेटाबॉलिज्म है, ये एग्जिस्ट कर रही होती है, ये नॉर्मली सेल के अंदर हो रही होती है, लेकिन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है तो उसको हम कह देते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है और एरोबिक मेटाबॉलिज्म है। गुड। तो जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, ये एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो उसके रिजल्ट में पायरुविक एसिड बन रहा होता है। अब पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए अगेन हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होती है। जब सेल को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं नॉर्मली मिलेगी तो दैट पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर रहा होता है। अब जैसे ही वहाँ पे एसिडोसिस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक्सीड करेगा, पीएच फॉल करेगी, तो उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब वो जो हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वोलेटाइल एसिड, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अकमुलेट होगी वहाँ पे अल्टीमेटली सेल की इंजरी होना शुरू हो जाएगी, सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी, सेल की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। और एट द एंड क्या होगा कि अगर उसको रिवर्स ना किया जाए तो प्रोग्रेसिवली ऑर्गन डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो अगेन देख लेते हैं पायरुविक एसिड नीड्स व्हाट? पायरुविक एसिड नीड्स ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन फॉर इट्स ब्रेकडाउन। ये आप ओके एक एग्जांपल देते हैं आपको कि मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप एक्सरसाइज ना करें या एक दिन आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसके रिजल्ट में आपकी जो बॉडी है वो पेन करना शुरू कर देती है, ये बॉडी के अंदर फटीग होना शुरू हो जाती है। श्योर मैं लैक्टिक एसिड को रिपीट करने लगा हूँ कि आप बेसिकली ये होता क्या है कि अगर आपने हैवी एक्सरसाइज कर ली है, हैवी एक्सरसाइज करने के रिजल्ट में आपने पहले एक्सरसाइज करते नहीं थे, आपने एकदम आपको शौक चढ़ा, आपने क्या किया कि एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। अब ये जो एक्सरसाइज आपने की है तो उसके रिजल्ट में आपकी बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट हो गई है। अब ये जो पेन है बेसिकली क्या थी? ये लैक्टिक एसिड अकमुलेशन थी। अब लैक्टिक एसिड जहाँ पे अकमुलेट होएगा तो ये बॉडी को पेन काज करेगा, मसल के अंदर पेन फटीग काज करेगा। अब ये बेसिकली हुआ क्या था? आपके जो सेल थे उनकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट थी वो आपकी हैबिचुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं थी। आपने तो कभी एक्सरसाइज ही नहीं की थी, आप तो और रेस्ट पसंद लोग थे, तो आपने एक दिन में ही जाके एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, हैवी एक्सरसाइज की है। तो हैवी एक्सरसाइज के रिजल्ट में आपके जो सेल थे, ये जो आपके मसल थे, उनकी बेसिकली डिमांड बढ़ गई थी। उन्होंने हैवी एक्सरसाइज की तो मसल्स की जो मेटाबॉलिज्म थी वो नॉर्मली एक्सीड होनी चाहिए थी, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए थी, वहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुँची नहीं है। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंची तो उसके अंदर जो नॉर्मल एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी वो नहीं होएगी। जब वो नहीं होएगी तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म और एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगी। अब उसके रिजल्ट में वहाँ पे पायरुविक एसिड अकमुलेट हो जाएगा। अब ये जो पायरुविक एसिड है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए अगेन आपको ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिक्वायर्ड थी। अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब रिक्वायर्ड होती है तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देती। आपने तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दी नहीं है उस मसल को, तो क्या होगा कि ये पायरुविक एसिड इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड होता है बेसिकली ये आपके मसल को में फटीग काज कर रहा होता है।
और मेटाबॉलिक साथ में एसिडोसिस हो रही होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है, पीएच फॉल हो रही होती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वोलेटाइल एसिड। अगर आप एसिड की बात करते हैं तो जहाँ पे ये अकमुलेट होएगी वहाँ पे सेल की नेक्रोसिस काज करेगी, सेल की डेथ काज करेगी। तो अगर ये रिवर्स नहीं होएगी तो उसके रिजल्ट में ये प्रोग्रेसिव ऑर्गन डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाएगी, मोड्स की तरफ लीड करेगी। ओके, तो होप्सो ये आपको स्लाइड की समझ आ गई होगी कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। दूसरी चीज़ हाइपरकोगुलेबिलिटी है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज हो गई है, तो जो नॉर्मली फ्लो के साथ ब्लड ने मूव करना था वो मूव नहीं कर रहा। तीसरी एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, वेजो एक्टिव अमाइंस रिलीज हो गई हैं, हिस्टामिन रिलीज हो गई है। तो ये क्या करते हैं, ये वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ा देती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करवा देती हैं। जब से वेजो कंस्ट्रिक्शन होएगी, वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली उस एरिया तक ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई कम होएगी तो अल्टीमेटली कंडीशन ऑफ हाइपोपरफियन एग्जिस्ट। अगर हाइपोपरफियन की एग्जिस्ट करेगी तो सारी बाकी ये डायग्राम आपको इजीली समझ आ गई होगी। ओके, गुड। वेल, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ शॉक की। तो ये बेसिकली ना 3 स्टेजेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। पहली जो स्टेज होती है उसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहे होती हैं। अब ये जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं, ये कौन कौन से कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं? कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अंदर मेनली आपके 3 सिस्टम आ रहे होती हैं। 3 सिस्टम में पहला जो सिस्टम है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट कंपनसेट करवा रहा होता है। दूसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हाइपरवेंटिलेशन हाइपोवेंटिलेशन के थ्रू मेंटेन करवा रहा होता है। ओके, सेलुलर परमिबिलिटी, बेटा सेल की परमिबिलिटी अगर बढ़ेगी तो उसमें से जो फ्लूइड है वो लीक आउट होना शुरू हो जाएगा, एडीमा काज होना शुरू हो जाएगा, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो सेल की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होएगी। जब फुलफिल नहीं होएगी तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज पड़ी हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली यस, फाइट और फ्लाइट मोड भी एक्टिवेट होएगा। एक्जैक्टली, वेरी गुड। ओके, तो हम 2 सिस्टम की बात कर चुके थे कि कंपनसेशन के तौर पे पहला जो था वो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर था, सीवीएस, हार्ट, डी, ये कंपनसेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके जो फेफड़े हैं वो इसको रोल आउट करवा रहे होते हैं, कंपनसेट करवा रहे होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट आपका रीनल सिस्टम है, किडनी है। किडनी में आप लोगों ने रास सिस्टम के बारे में डिस्कस किया होगा डेफिनेटली, जब हम रीनल फेलियर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने रास सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था और एडीएच का भी डिस्कस किया था। तो ये रास सिस्टम इस तरह मैनेज करवा रहा होता है। अब जो स्टेज 2 है, फर्स्ट स्टेज के अंदर ये तीनों सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपनी सिंपैथेटिक डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। तो ये सारे मिलके क्या करवा रहे होते हैं, ये कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं और वेनस रिटर्न को मेंटेन करवा रहे होते हैं। डेफिनेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम और किडनी सिस्टम, एग्जैक्टली और राइट। ओके, तो ये तीनों सिस्टम मिलके कंपनसेशन करवा रहे होते हैं। अगर ये तीनों सिस्टम मिलके कंपनसेशन करवा देते हैं तो वो आता है स्टेज 1 के अंदर। अब जो स्टेज 2 है उसके अंदर आता है प्रोग्रेसिव या इम्पेयर्ड टिश्यू परफियन। अब स्टेज 2 के अंदर इनमें से अगर कोई एक सिस्टम कंपनसेट नहीं कर सकता, लाइक अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट हो सकता है कार्डियक आउटपुट को मेंटेन ही नहीं कर सकता, ब्लड प्रेशर को मेंटेन ही नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली ये प्रोग्रेसिव और इंटर इम्पेयर्ड टिश्यू परफियन के स्टेज में जाएगा। अगर हम हार्ट को छोड़ देते हैं तो मैं कहता हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो रहा है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होगा तो हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, हो सकता है कि वो गैसेज एक्सचेंज ही नहीं कर रहा। अगर गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी तो हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो फुल होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। तीसरा सिस्टम, अगर हम रीनल सिस्टम की बात करें, किडनी की बात करें, तो उसने क्या करना है, सोडियम और वाटर के लेवल को मेंटेन करना है। अगर सोडियम और वाटर का लेवल मेंटेन नहीं होगा तो डू यू थिंक कि वेनस रिटर्न मेंटेन होएगी? डेफिनेटली नहीं होएगी। जब वेनस रिटर्न मेंटेन नहीं होएगी तो उसके रिजल्ट में हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन नहीं होएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन नहीं होएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होएगी। अगर कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होएगी तो अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होएगा। तो ये जो तीनों सिस्टम है ना, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर स्टेज 2 के अंदर इसमें से कोई भी एक सिस्टम अगर लॉस कर बैठती है, फेल होना शुरू हो जाता है, तो वो स्टेज 2 के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन स्टेज 2 के अंदर हम क्या करवा रहे होते हैं, बेसिकली के साथ में कोई सपोर्ट दे देते हैं, पेशेंट को कोई सपोर्ट दे रहे होते हैं। हो सकता है पेशेंट को हम वेंटिलेटर के ऊपर डाल रहे होते हैं, हो सकता है हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है हमें
कार्डियक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, आइनोट्रोपिक एजेंट्स की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो स्टेज 2 में हम खुद कंपनसेट करवा रहे होते हैं, और जो स्टेज 1 है उसके अंदर बॉडी के जो सिस्टम है वो खुद कंपनसेट कर रहे होते हैं। और स्टेज 2 के अंदर कोई एक सिस्टम फेल होना शुरू हो जाता है। और स्टेज 3 के अंदर जो कि इरिवर्सिबल और डीकम्पनसेटेड स्टेज है, इसमें मोड्स की सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही होती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका होता है। जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है तो जो स्टेज 3 है दैट इज इरिवर्सिबल। अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम ठीक नहीं कर सकते अनलेस अनटिल कि वहाँ पे जो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जा सकते हैं। लाइक रीनल सिस्टम अगर फेल हो गया है, जिस तरह हम रीनल फेलियर की बात कर रहे थे, तो क्या होगा कि किडनी फेल हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकती है। अगर हार्ट है, उसका प्राइमरी पेसमेकर फेल हो गया है, एसी नोड फेल हो गया तो हम एसी नोड की तरफ जा सकते हैं। अगर आइनोट्रोपिक सपोर्ट हमें चाहिए वो दे रहे होते हैं। इस तरह अगर हमें वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए होती है तो पेशेंट को हम वेंटिलेटर के ऊपर डाल रहे होते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें जो पेशेंट्स है शॉक वाला वो कंपनसेशन करवा रहा होता है। पहली स्टेज के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती हैं, कंपनसेशन हो रही होती है। दूसरी स्टेज के अंदर कोई एक सिस्टम फेल हो चुका होता है। तीसरी स्टेज के अंदर इरिवर्सिबल कंडीशन क्रिएट हो चुकी होती है। इरिवर्सिबल कंडीशन क्रिएट होने के रिजल्ट में जो पेशेंट्स है वो मोड को लीड कर रहा होता है। ओके, हम डिस्कस करते हैं कि स्टेज 1 के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली स्टेज 1 के अंदर तमाम कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुके होते हैं, और उस कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हमने 3 चीज़ों को मेंटेन करना होता है। पहली चीज़ सर्कुलेटरी वॉल्यूम है, दूसरा ब्लड प्रेशर है, तीसरा कार्डियक आउटपुट है। ये जो 3 चीज़ें हैं इनको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, डेफिनेटली यस, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो पेशेंट जो है हम लॉस कर बैठेंगे, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए अगर पेशेंट, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से पहले हमने काज को आइडेंटिफाई करना होता है कि शॉक, अगर पेशेंट शॉक में है तो वो कौन सी टाइप का शॉक है। ये ना हो कि पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक का हो और हम ट्रीट कार्डियोजेनिक शॉक को कर रहे हो, या पेशेंट सेप्टिक शॉक का हो और हम ट्रीट हाइपोवोलेमिक शॉक को ट्रीट कर रहे हो। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ हमने अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, डेफिनेटली देनी है, तो उससे पहले हमें काज को आइडेंटिफाई करना है कि इसके पीछे शॉक की टाइप कौन सी है, कौन सी काज की वजह से शॉक हो रहा है, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट किया जा सकता है और कर रहे होते हैं, डेफिनेटली यस। ओके, स्टेज 1 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर मेनली हमने 3 चीज़ों को मेंटेन करना होता है। पहली जो चीज़ है उसमें सर्कुलेटरी वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, उसको मेंटेन करना होता है। दूसरा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है। तीसरा कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करना है। अगर हम सर्कुलेटरी वॉल्यूम को मेंटेन कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेते हैं, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर लेते हैं, डेफिनेटली हम ये शॉक की स्टेज 1 है, नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज है, उसको हम रिवर्स कर देंगे। पेशेंट हील आउट हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। और उसके रिजल्ट में साथ में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, बॉडी के अंदर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, जिससे आप कह रहे थे फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। डेफिनेटली ये जो फाइट और फ्लाइट मोड है ये बेसिकली एक्टिवेट कैसे होता है, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे ही सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होएगा तो ये बॉडी के अंदर ये पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देता है। बॉडी के अंदर वेजोकंस्ट्रिक्शन होएगी, उसका बाकी हार्ट के ऊपर इफेक्ट है, हार्ट रेट बढ़ाना शुरू हो जाता है, कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट बढ़ती है, हार्ट को नॉर्मल रिलैक्सेशन का टाइम मिलता है, उसके वेंट्रिकल्स जो हैं, ये जो चैम्बर्स हैं, उनको प्रॉपर फिलिंग का टाइम मिलता है, तो उसके रिजल्ट में एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट आना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट आएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ओके, दिस रिजल्ट्स फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन्स, लाइक एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा होता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा होता है। तो ये भी वेजोकंस्ट्रिक्शन भी करवा रहे होते हैं और साथ में हार्ट रेट को भी बढ़ा रहे होते हैं। दैट स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कंपनसेशन की बात करें तो इसमें हमने मेनली 3 चीज़ों को कंपनसेट करना होता है। वन इज सर्कुलेटरी वॉल्यूम, अदर इज ब्लड प्रेशर एंड थर्ड वन इज कार्डियक आउटपुट। तो उसके रिजल्ट में ये कंपनसेशन कैसे हो रही होती है, बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो चुका होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, हार्ट रेट बढ़ रहा होता है, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी बढ़ रही होती है, और उसके रिजल्ट में कार्डियक आउटपुट रिलीज हो रहा होता है। कैटेकोलामाइन्स बेटा ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं, ये सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के रिजल्ट में रिलीज हो रहे होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हार्ट रेट को बढ़ा रहे होते हैं और बॉडी जो ब्लड वेसल है उनका डायमीटर कम करवा रहे होते हैं। जैसे ही ब्लड वेसल का डायमीटर कम होएगा तो उसके रिजल्ट में वेनस रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगी और हार्ट रेट बढ़ेगा। साथ में अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन होना शुरू हो जाएगी।
ओके वेल नेक्स्ट compensatory stage patient display often described fight or flight mode definitely yes पहले भी आप लोग बता रहे थे कि फाइट और फ्लाइट ये एक्टिवेट हो जाता है, रिस्पांस एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से अब क्या होता है कि वो जो अननेसेसरी ऑर्गन्स हैं वहाँ से ब्लड सप्लाई डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है। लाइक अगर स्किन की बात करें तो स्किन से ब्लड सप्लाई डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है। किडनी के अंदर ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा होता है और बेटे ये किडनी से रिलीज हो रहे होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज हो रहे होते हैं, कैटेकोलामाइंस जो हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहे होते हैं। ओके तो बॉडी शोर्स डाउन ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन सच एज स्किन, स्किन एसेसरी ऑर्गन है, स्किन से ब्लड डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। किडनी किडनी के अंदर ऑटो रेगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। ऑटो रेगुलेशन का मतलब है कि किडनी हैज द एबिलिटी टू रेगुलेट इट्स ओन ब्लड फ्लो, इट्स ओन ब्लड सप्लाई, तो वो अपना ब्लड फ्लो खुद ब खुद मेंटेन करना शुरू कर देगी। तो किडनी से ब्लड डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, जीआईटी ट्रैक से ब्लड डाइवर्ट होएगा। अब जाएगा कहाँ पे ब्लड, ये जो डाइवर्ट हो रहा है ये ब्रेन की तरफ जाएगा कि ब्रेन के अंदर इंफॉक्शन ना हो। दूसरा हार्ट की तरफ जाएगा, कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो रही है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है कोरोनरी सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। तीसरा लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर इसलिए जाएगा क्योंकि वहां से ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी लेके उस टिश्यू तक डिलीवर की जा सके जहाँ पे हाइपोक्सिया की हाइपोपरफियन की टिश्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, हाइपोपरफियन की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इसलिए बॉडी के अंदर जैसे ही फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होएगा तो ब्लड की डाइवर्शन होना शुरू हो जाएगी, जो अननेसेसरी ऑर्गन्स हैं वहाँ से डाइवर्ट होके जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब डाइवर्ट जैसे ही होएगा तो मेनली ब्रेन की तरफ जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा ताकि एडिक्वेट ब्लड सप्लाई मेंटेन की जा सके, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन को मेंटेन किया जा सके, ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स अकमुलेट हो रहे हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। होप सो ऑल आर लिविंग के लेक्चर बोरिंग है या समझ नहीं आ रही? 16-17 से लेके 5-6 लोगों ने छोड़ दिया है, विड्रॉ कर लिया है। एज सच कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, यू कैन डिस्कस विद मी कि अगर समझ नहीं आ रही तो हम इसको मोर एक्सप्लोरेटरी बना सकते हैं विद एन एग्जांपल्स। ओके इसके अलावा हमने बैरो रिसेप्टर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बैरो रिसेप्टर कैरोटिड साइनस और आर्का ऑफ एओर्टा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही ओके लेकिन बाकी लोग क्यों छोड़ रहे हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? कि पहले लास्ट हमारी क्लास में 26 लोग थे, आज इनिशियल में हमारे पास 18 लोग हुए हैं, उसके बाद ये कम होते होते अब 13 के ऊपर चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए। ओके अच्छा ये CCN में पढ़ लिया है, ओके वेल तो बता देते कि हम ये शाह की बजाय कोई और टॉपिक डिस्कस कर लेते। एनी हो ओके देन वी विल गो थ्रू जल्दी जल्दी ना। ओके तो हम ये स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। अब हम जल्दी जल्दी मूव करते हैं क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी नॉलेज है। वेरी गुड। ओके बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि बैरो रिसेप्टर्स होते हैं आर्का ऑफ एओर्टा और कैरोटिड साइनसेस के ऊपर पड़े होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट हो रहा होता है तो वो ब्लड इन्होंने प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स में मॉनिटर करना होता है। ओके तो बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये बेसिकली वो ब्लड जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट होके एओर्टा के अंदर आ रहा होता है उसको मेंटेन करवा रहे होते हैं। जैसे ही ब्लड फ्लो कम होएगी या कार्डियक आउटपुट कम होएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी। अब बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जैसे ही एक्टिवेट होएगी ये CVC को बताते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को बताएंगे। अब कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बता रहा होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ओके ओके नहीं हम जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप कर लेते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी SCN में पढ़ लिया है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके अलावा रिड्यूस सप्रेशन ऑफ वेसोमोटर सेंटर रिजर्व्स एंड रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, और अगर जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होंगे ओके बैरो रिसेप्टर्स बेटा ये आर्का ऑफ एओर्टा के ऊपर पड़े होते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो वो जितना ब्लड इजेक्ट कर रहा होता है आर्का ऑफ एओर्टा के अंदर, तो ये आर्का ऑफ एओर्टा के ऊपर पड़े होते हैं, इन्होंने वो उसकी एक्सपेंशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि रिलैक्स कितना हो रहा है या कंप्रेस कितना हो रहा है और डायलेट कितना हो रहा है। जैसे ही ज़्यादा डायलेट होएगा या कम डायलेट होएगा तो ये बैरो रिसेप्टर जो हैं ये CVC को बताते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को बता रहे होते हैं। अच्छा
सिग्नल इशू की वजह से। अच्छा कम थे, ओके, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कितने आते हैं, लेकिन होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होनी चाहिए। अगर समझ नहीं आ रही तो आप अगली मुझे बताएं कि हम इसको और एक्सप्लोरेटरी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सून इसको वाइंड अप करने की कोशिश अब कर रहा हूँ। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रही होती है तो ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स के तौर पे एक्टिव कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है, जिसमें हार्ट रेट बढ़ रहा होता है। दूसरा पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एजेंट्स के तौर पे काम कर रहा होता है, जिसमें कंडक्शन थ्रू एवी नोड बढ़ रही होती है। और तीसरा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स जिसमें ये कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवा रहा होता है। हम आई थिंक रीनल फेलियर पढ़ रहे थे, उस दिन भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि क्रोनोट्रोपिक्स होते हैं, ड्रोमोट्रोपिक्स होते हैं और आइनोट्रोपिक्स होती हैं। और किसी एक बंदी की असाइनमेंट भी थी, ओके, आई डोंट थिंक सो कि बच्चे स्टडी को सीरियस ले रहे हैं। अगर सीरियस ले रहे होते तो यहाँ पे ऑल आर प्रेजेंट एंड इट शुड बी ओके। तो ये पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ड्रोमोट्रोपिक के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, इसी तरह आइनोट्रोपिक के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। लेकिन जिस दिन हार्ट फेलियर पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको ये बताऊंगा कि आइनोट्रोपिक, ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन क्या होता है, ये कैसे कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवा रहे होती हैं। और दूसरा जो ड्रोमोट्रोपिक है, ये कंडक्शन सिस्टम थ्रू एवी नोड है, ये कंडक्शन सिस्टम को कैसे इंक्रीज करवा रहे होते हैं। और तीसरा हार्ट रेट कैसे इंक्रीज करवा रहे होते हैं इंशाल्लाह। तो सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा रास सिस्टम की एक्टिवेशन है। रास सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होएगा, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि रास सिस्टम एक्टिवेट होएगा, एंजियोटेंसिन 2 जो है ये पोर्टेड वेजोकंस्ट्रिक्टर है, वाइड स्प्रेड वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देता है। इसके अलावा ये सबकॉर्टिकल एरिया इन द सीएनएस स्टिमुलेट्स एंड इंड्यूस थ्रस्ट, और थ्रस्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है, आपको आपकी प्यास बढ़ा देता है। आप कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए। दूसरा काम क्या करता है कि स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करता है, वेन्स और आर्टियोज का जो डायमीटर है वो कम कर देता है। ओके, वेजोमोटर सेंटर बेटा ये मेडोला ऑब्लांगेटा में पड़ा होता है। अब इसने क्या करना होता है, ये कनेक्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ। वेजोमोटर जो सेंटर होता है इस तक जो, अच्छा वेजोमोटर सेंटर और है, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर और है, वेजोमोटर सेंटर और है। वेजोमोटर सेंटर ये होता है कि ये ब्लड वेसल का डायमीटर कंट्रोल कर रहा होता है। अब ब्लड वेसल के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन करनी है, ये वेजो डायलेशन करनी है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होती रहती है, लेकिन जो वेजो डायलेशन है ये नॉर्मली पैरासिम्पैथिक जो डिवीजन है उसका ब्लड वेसल के ऊपर इफेक्ट नहीं है, सिर्फ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट है। जो सिंपैथिक डिवीजन है ना वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है, डायमीटर कम करवाती है और वही डायमीटर को ज्यादा करवा देती है। लेकिन पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी ब्लड वेसल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ये रोसन विल्सन की बुक में लिखा हुआ है कि जो पैरासिम्पैथिक डिवीजन है उसका ब्लड वेसल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, रास सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो जो एंजियोटेंसिन 2 होता है मेनली ये थ्रस्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करवा देता है, वाइड स्प्रेड या पोर्टेंट वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देता है। इसी तरह ये जो वेन्स और आर्टरियोज होती है उनका डायमीटर कम कर देता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है। जैसे ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा तो ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन रिलीज होएगा तो ये किडनी से सोडियम और वाटर को रिटेन करना शुरू कर देता है। सोडियम और वाटर रिटेन होएगा तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड है दैट विल बी इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज होएगा तो अल्टीमेटली एट द एंड वेनस रिटर्न बढ़ेगी। वेनस रिटर्न बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। ये जो स्लाइड्स है आई थिंक ब्रूनर और सुतार से ली गई है, जो एमएसएन नर्सिंग की बुक है, ये एमएस नर्सिंग की बुक है उससे ली गई है। इसमें यह है कि इनिशियल इंसल्ट लीडिंग टू शॉक स्टेज में क्या क्या होगा। वेलकम, टिश्यू परफ्यूजन कम होएगी और ऑक्सीजनेशन जब कम होएगी तो उसके रिजल्ट में एक्टिवेशन ऑफ होम्योस्टैटिक रिस्पांस एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। अब होम्योस्टैटिक रिस्पांस कैसे एक्टिवेट हो सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि जो सिंपैथिक रिस्पांस है, ये सिंपैथिक डिवीजन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। सिंपैथिक एक्टिवेशन होगी तो हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी और साथ में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन डिलीवरी ज़्यादा होगी। यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हुआ है, ये एरो का निशान अपवर्ड है। ये ओके वेल, तो आप बुक से भी बेशक पढ़ सकते हैं, उस बुक में ये डायग्राम उस बुक से ली गई है। गुड। उसके रिजल्ट में होम्योस्टैटिक रिस्पांस में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होएगी। सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होएगी तो परिलोड बढ़ेगा, लेकिन यूरिन आउटपुट है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और साथ में कैटेकोलामाइंस रिलीज होंगे जिसमें कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल का दूसरा नाम स्ट्रेस हार्मोन भी है, ये ग्लूकोज के लेवल को बेसिकली बढ़ा रहा होता है।
जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो ये कॉर्टिसोल रिलीज होकर ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो ये कॉर्टिसोल जो है ये करवा रहा होता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा करवा रहा होता है, ताकि जो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड की अकमुलेशन है या एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रही है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और जैसे ये सारे एक्टिवेट होंगे तो उसके रिजल्ट में अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी जो रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू परफ्यूजन है वो होना शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजनेशन नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें देखिएगा कि ये तीनों, जैसे ही होम्योस्टैटिक रिस्पांस की बात करते हैं या कंपनसेटरी रिस्पांस की बात करते हैं तो ये तीनों सिस्टम एक्टिवेट हो जाती हैं। पहला सिस्टम हमने कहा था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जिसमें सिंपैथेटिक रिस्पांस एक्टिवेट होएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर मेंटेन होएगा, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। दूसरा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजनेशन होना शुरू हो जाएगी। तीसरी हमने किडनी की बात की थी, किडनी के अंदर ये होगा कि रास सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ कैटेकोलामाइंस रिलीज होना शुरू हो जाएंगे जिसमें कॉर्टिसोल है। ये सारे क्या करते हैं, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रिजल्ट में एक्टिवेट होंगे और कंपनसेशन करवा देंगे पेशेंट्स को शॉक की कंडीशन में। अब इसके अंदर अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें कि इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, तो मेडिकल मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अंडरलाइंग बिकॉज ऑफ शॉक। हमने पहली जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि शॉक की कॉज क्या है, और देन दूसरा काम हमने क्या करना है कि उस कॉज को, अंडरलाइंग जो कॉज थी उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही हम कॉज आइडेंटिफाई करेंगे, कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद हमने वो जो डिसऑर्डर्स था उसको ट्रीट करना है। ओके, क्या रिपीट करना है? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। तीसरा चीज़ है नॉन स्पेसिफिक मेजर्स सच एज फ्लूइड रिप्लेसमेंट दे रहे होते हैं, मेडिकेशन थेरेपी दे रहे होते हैं टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड फ्लो और टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन किया जा रहा होता है। ओके, हम आई विल कंटिन्यू ऑन द स्टेज 2। इससे पहले हम कंपनसेशन में पैथो में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कंपनसेशन कैसे होती है। बेटा सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे शॉक की स्टेज एग्जिस्ट करेगी तो उसके रिजल्ट में हमें ये कहा था कि टिश्यू परफ्यूजन कम होती है, ऑक्सीजनेशन कम होती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो होम्योस्टैटिक रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएंगे। कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे तो जो हार्ट है वो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन को बढ़ा के ऑक्सीजन को मेंटेन कर रहा होता है। किडनी रास सिस्टम को एक्टिवेट करके सोडियम और वाटर को रिटेन करवा के, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करवा के प्रीलोड को बढ़ा रहा होता है या वेनस रिटर्न को मेंटेन कर रहा होता है। और साथ में कैटेकोलामाइन रिलीज हो रहे होते हैं, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है। कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है, ग्लूकोज के न्यू मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो ये सारे मिलके जो नॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन हाइपोपरफ्यूजन हो रही थी उसको नॉर्मल परफ्यूजन की तरफ लेके आएंगे और जो ऑक्सीजनेशन कम हो रही थी उसको नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल जो है, जो हाइपोक्सिया हो रहा था उसको रिवर्स कर देंगे। इसके साथ हाइपोक्सिया रिवर्स होने के लिए आपके जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उसका लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, एरिथ्रोपोएसिस भी स्टार्ट हो जाती है। ओके, आप लोगों ने पहले ये डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इसलिए वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स। अब स्टेज 2 के अंदर क्या होता है कि प्रोग्रेसिव और इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन होती है, सर्कुलेट कंपनसेटरी मैकेनिज्म बिगिन टू फेल। इसमें क्या होता है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो थे, जिसमें चाहे वो हार्ट था, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, चाहे वो किडनी था, उनमें से अगर कोई फेल होना शुरू हो जाएगा तो वो प्रोग्रेसिव या इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन को लीड करेगा, जिसमें सर्कुलेटरी रीअरेंजमेंट हो सकती हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, इम्यून रिस्पांस अनपेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे, लैक्टिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी, सेल नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है और जो शॉक लंग होना शुरू हो जाता है। स्टेज 2 के अंदर ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब इसकी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखें तो इसमें पहली जो चीज़ है कि जैसे कार्डियक आउटपुट कम होएगी तो उसके रिजल्ट में टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होती है, सेल स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। लैक्टिक एसिड अकमुलेशन होएगी, सेल फंक्शन सीज होना शुरू हो जाएगा, सेलुलर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन परमिबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, सोडियम पोटाशियम पंप इम्पेयर होना शुरू हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा और सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी। ये स्टेज 2 के अंदर था। अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होएगी, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होएगी, ये सोडियम पोटाशियम एटीपीज पंप इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होएगा या सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खत्म होएगी या सेल वॉल डैमेज होएगी
तो उसके रिजल्ट में न्यूक्लियर चेंजेस भी आना शुरू हो जाती हैं, न्यूक्लियस डैमेज होना शुरू हो जाएगा, पेक्नोसिस कैरियोएक्सिस कैरियोलैक्सिस होना शुरू हो जाएगी। आप ओके, आई थिंक इट्स 6 PM, so we will continue on next lectures क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेज 2। अगर आप लोग अलाउ करें तो वी विल डिस्कस, अगर आप कहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्या कहते हैं आप लोग? अगर कहते हैं तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें रेस्पिरेशन रैपिड और शैलो होगी, क्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं। ओके, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर अगर बात करें, ये आप ओके आप लोग इसको एक रिव्यू दे दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तब तक अपना क्या बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कोरोना के बारे में तो आपको लोगों को पता ही है, कोरोना से बचिएगा, अपने घर वालों को भी बचाइएगा, बच्चों को भी बचाइएगा, क्योंकि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोग हैं, इसलिए जितना आप लोग जानते हैं इतना कोई और नहीं जानते। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स। Stay blessed.